ओके, तो कल के लेक्चर में हमने कुछ थियरी डिस्कस किया था और एमसीक्यूज भी कुछ किए थे। तो आज के लेक्चर में और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। यस, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। ओके, तो हमने शायद ये फर्स्ट एंड सेकंड एमसीक्यू किया था कल। नहीं, सेवंथ वाला किया था, सेवंथ एंड सेकंड किया था शायद, है कि नहीं? ठीक है, सो लेट अस सी द नेक्स्ट। Okay, let us see this question number 12. Yes, read the question. Imagine an atom made up of a proton and hypothetical particle of double the mass of the electron. Okay, but having the same charge as that of the electron. Apply the Bohr's atomic model and consider all the possible transitions of this hypothetical particle to the first excited level. The longest wavelength of photon that will be emitted has the wavelength x. Given in terms of Rydberg's constant R for the hydrogen atom is equal to. Okay, तो देखो, यस, अभी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मतलब जिस फंडामेंटल पे हम पूरा थियरी डेवलप किया हुआ है हमने ऑलरेडी, तो उसमें उसमें उन्होंने चेंज कर दिया है, छोटा सा चेंज कर दिया है। अभी देखो, हमको ये अज्यूम करना है कि देयर इज अ हाइपोथेटिकल atom which consists of a proton at the center and an electron which is revolving around it. Okay, which is having the same double mass of the electron. Okay, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के डबल मास वाला है वो, और चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मतलब इसका जो मास है वो 2m रहने वाला है। ओके, तो अभी इसमें होगा क्या, देखो ठीक से। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉस्टुलेट जो है, बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट जो कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसमें वहां पे 2mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू E²/r², ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमको पता है सेकेंड पॉस्टुलेट जो कहता है द एंगुलर मोमेंटम दैट इज 2m इंटू vr is actually going to be n times of h/2 pi. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग हियर इज जहां पे भी मास आता है वहां पे हमने 2m यहाँ पे डाल दिया है, बस उतना ही चेंज किया है। ठीक है, तो अभी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि देखो वेवलेंथ के लिए इन जनरल वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/λ which is going to be equal to r into 1/p² minus 1/n²। करेक्ट है, ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमको लॉन्गेस्ट चाहिए, यस, शॉर्टेस्ट के लिए हमको n इक्वल टू इन्फिनिटी लेना होता है, लेकिन लॉन्गेस्ट के लिए क्या करेंगे, तो लॉन्गेस्ट के लिए n शुड बी इक्वल टू सिंपली p+1। करेक्ट है, एक ज्यादा होना चाहिए। Okay, apply Bohr's atomic model and all possible transitions of this hypothetical particle to the first excited level. Okay, तो अभी देखो इसमें फर्स्ट एक्साइटेड लेवल का मतलब क्या होता है।
ओके, तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल का मतलब होगा ग्राउंड स्टेट नहीं हो, ग्राउंड स्टेट के अलावा फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। अभी देखो ये सपोज हो गया ग्राउंड स्टेट, ओके, और फर्स्ट एक्साइटेड लेवल मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल मतलब n का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे सभी ट्रांजिशंस जो होंगे, तो अभी इसमें इसका मतलब यहाँ पे p जो है वो 2 हो गया, क्योंकि हमको फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे हमको सारे ट्रांजिशंस कंसिडर करने हैं। तो जैसे p becomes 2 फॉर लॉन्गेस्ट wavelength we can just have this n is equal to 3 actually, p is equal to 2 and n equal to 3, ये हो गया। अगर ये फॉर्मूला, ये वाला वैल्यूज अगर हम यहाँ पे डाल देंगे इस फॉर्मूला में, तो हमको देखो क्या मिलेगा। अच्छा, और एक बात यहाँ पे हमको समझनी है कि r जो है वो यहाँ पे r इक्वल टू क्या होता है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट कितना होता है, m into e raised to 4 upon 8 times of epsilon naught square h cube into c होता है, करेक्ट है। यस, तो दिस इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट। बट अभी यहाँ पे जबकि हाइपोथेटिकल एटम हमने कंसीडर किया है जिसके लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी डबल ऑफ द मास ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मतलब यहाँ पे हमको 2m रिप्लेस करना है, तो इसलिए यहाँ पे रिडबर्ग्स कांस्टेंट के अंदर भी ये जो m है उसके बदले यहाँ पे 2m आ जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो नया रिडबर्ग्स कांस्टेंट है वो हमारे ओल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट के कंपैरिजन में डबल होगा, ठीक है। ये हमारा ओल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, ओके। बट यहाँ पे जब हम यहाँ पे 2m डाल देंगे तो वहां पे आ जाएगा 2m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square into h cube into c, which is actually going to be 2 times of our normal Rydberg's constant. So अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको तो 1 upon lambda will be actually equal to, तो अब यहाँ पे r के बदले क्या रखना है हमको, r dash यूज करना है, r dash जो कि नया Rydberg's constant है जो कि हाइपोथेटिकल एटम के लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो बनेगा एक्चुअली 2r that is multiplied with 1 upon p square where p is going to be 2, so 1 upon 2 square minus 1 upon n square where n is going to be 3 here. That's it. So if you just simplify this further, तो ये होगा एक्चुअली लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा एल, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन लैम्बडा एल which is going to be 2r into, here it is 1 upon 4 minus 1 upon 9 which actually becomes 9 minus 4 upon 9 into 4 मतलब 36, right? So that this 2 gets cancelled with this 36 leaving behind 18 here, and what we are left with is simply 5r by 18, करेक्ट है। तो लैम्बडा एल फिर कितना बनेगा, लैम्बडा एल एक्चुअली बनेगा 18 by 5r, ओके, 18 by 5r which is already there in the option number C here, okay. So C will be actually the correct option in this case, okay. Yes, समझा ठीक से। Okay, let us see the next one. ये देख लो 14th वाला चेक करो एक बार। Two radioactive materials X1 and X2 have the decay constants 10x and simply x respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of number of nuclei of X1 to that of X2 will be after 1 upon E time. Okay. तो देखो यहाँ पे एक बात है कि number of nuclei after time t is obtained to be simply number of nuclei initially present here multiplied by e raised to minus of lambda into t, ये फॉर्मूला हमारे पास है, करेक्ट है। तो अगर हम सपोज ये फॉर्मूला x1 के लिए अगर अप्लाई करेंगे फॉर x1, ओके, जिसका डिके कांस्टेंट एक्चुअली 10x है, ठीक है। तो फॉर x1 वी कैन जस्ट से दैट
लैम्बडा इज गोइंग टू बी एक्चुअली 10x. ओके, तो ये 10x हमको यहाँ पे लैम्बडा के बदले डालना है. ओके, और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो सेम ही है. n naught is going to be the same for both. So therefore, we can just say that is n1 will actually be equal to n naught into e raised to minus 10x into time t, which is actually 1 upon e here. बराबर? Yes, and then n2, for n2 we can say, just say जो दूसरा एलिमेंट है उसके लिए क्या दिया हुआ है उन्होंने, उसका डिके कांस्टेंट कितना है, सिंपली x है, राइट? तो इसलिए फिर यहाँ पे उसका जो डिके कांस्टेंट मतलब लैम्बडा जो है वो सिंपली x बन जाएगा, और उसकी वजह से वहां पे उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है आफ्टर टाइम 1 अपॉन e. अच्छा, सॉरी, then the ratio of number of nuclei of x1 to that of x2 will be 1 upon e after a time. Okay, मतलब आपको टाइम निकालना है एक्चुअली, और रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो रेशियो इज ऑलरेडी गिवन एंड टाइम इज टू बी फाउंड आउट. यस, तो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू 10x तो है, ठीक है, और यहाँ पे 10x अगर हम डाल देंगे तो हमको मिलेगा n नॉट इंटू ई रेस टू माइनस 10x into time t, which is to be found out. Okay, this is given to equation number 1. And if we just talk about this x2, तो lambda जो दिया हुआ है वो है simply x. Okay, decay constant दिया हुआ है x, और n2 फिर क्या होगा, number of nuclei present any time will be n naught, that is initial number of nuclei, which is same for both, into e raised to minus of सिंपली लैम्बडा ना, तो लैम्बडा के यहाँ पे कितना है, x है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सिंपली x इंटू टी. बस इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं. इफ यू जस्ट टेक द रेशियो देन वी कैन जस्ट गेट दिस n1 अपॉन n2 is going to be simply n naught just gets cancelled, तो यहाँ पे n naught into e raised to minus 10xt, okay, that is to be divided by n naught into e raised to minus simply xt आएगा बस, जिसकी वजह से ये n naught कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा n1 अपॉन n2 will be actually equal to e raised to, अब ये माइनस xt जो है वो ऊपर चला जाएगा तो वो प्लस xt बन जाएगा, राइट? सो इसकी वजह से वहां पे माइनस 10xt प्लस सिंपली xt, मतलब वो माइनस 9xt बन जाएगा एक्चुअली. तो इसका मतलब हमको मिल रहा है फाइनली n1 अपॉन n2 इज एक्चुअली गोइंग टू बी e raised to minus 9xt. ओके, बट ऑलरेडी ये जो x1 to x2 का जो रेशियो है वो दिया हुआ है ना, वो तो 1 अपॉन e देके रखा है, तो बट वी कैन जस्ट से दैट the ratio of n1 is to n2 is already given to be 1 upon e, which means it will be actually e raised to minus 1 here, right? तो ये e raised to minus 1 अगर यहाँ पे रख देंगे तो हमको मिलेगा n. हेलो, हाँ सर. ओके, सो यहाँ पे e raised to minus 1 इस तरफ आ गया, और वो साइड में हमको मिलेगा जो कि ऑलरेडी है e raised to minus of 9xt. ओके, जिसमें अभी e raised to
कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा सिंपली 9xt का जो वैल्यू है वो हमको मिलेगा 1, जिससे t का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर? It will be 1 upon 9x. That's it. So this is going to be the time interval. लैम्डा कहाँ से आएगा? अच्छा, ओके ओके ओके, 10 x नहीं है वो, एक्चुअली लैम्डा है शायद। ये जो है ना, यहाँ पे जो उन्होंने बोल के रखा है ये एक्चुअली लैम्डा है, ठीक है, और ये लैम्डा है, मतलब एक्चुअली 10 लैम्डा और सिंपली लैम्डा ऐसा है वो। तो एक्चुअली x के बदले अगर हमने लैम्डा डाल दिया तो उसमें हमको मिलेगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 लैम्डा, ठीक है, which is already there in the option number D here in this case, which must be the correct one. Okay, yes, let us see the next one. अगर किधर प्रॉब्लम है तो जरूर बोलो। Yes, let us see the next one. What is the binding energy of hydrogen nucleus? Sorry, ये देखो, ये 17 वाला देखो ठीक से एक बार। What is the binding energy of hydrogen nucleus? Binding energy is going to be same as the total energy, which is going to be 13.6 electron volt, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये देखो, ये 21st वाला देखो एक बार ठीक से। कैन यू डू इट orally? What should be the answer? What percent of original radioactive substance is left after 5 half life times? तो देखो, कल ही हमने देखा था एक हाफ लाइफ के बाद क्या होता है। अगर हम यहाँ पे टी बोल देंगे तो टी के बाद क्या होता है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ओरिजिनली अगर एन नॉट रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट है, ठीक है, तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, ठीक है, वो बनते हैं एन नॉट बाय 2। ओके, 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, वो बनता है एन नॉट बाय 4। यस, 3 हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, तो ये बनता है एन नॉट बाय 8। ओके, देन 4 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, सो नंबर ऑफ न्यूक्लिया बन जाएंगे एन नॉट बाय 16 एंड फाइनली आफ्टर 5 half lives we can just say that the number of nuclei will become n naught by 32। अभी ये 32 से रिड्यूस हो गया, मतलब 32 टाइम्स कम हो गया, बट अभी उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर 5 half lives। मतलब अभी यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि n becomes equal to 1 upon 32 times of n naught, but we want to express it in terms of percentages। so if you want to express it in terms of percentage, तो उसके लिए क्या करना है, हमको सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म। तो ये बन जाएगा 1 upon 32 into 100 and that will be percentage of n naught। ओके, तो इतना परसेंट हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये n जो बनेगा एक्चुअली, इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो 32 1s are 32 3s are 96 point something। it's okay, we can just say that it will be some simply just 3% of n naught। that means after 5 half lives only 3% of original substance or original radioactive substance will be left after 5 half lives। okay, so B is going to be actually the correct option here। let us see the next one।
Yes, let us check this question number 23 here. Half-life period of a substance is 1600 years. Okay, then the amount of substance that will become dash dash of its original value in 6400 years. Okay, तो देखो यहाँ पे 1600 years के बाद क्या होता है, उसका रेडियो एक्टिविटी आधा हो जाता है. ठीक है, मतलब अगर एन नॉट अगर है यहाँ पे तो ये एन नॉट बाय 2 हो जाता है, करेक्ट है. और 1600 मतलब टोटल 3200 years के बाद क्या होगा, तो वो एन नॉट बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट है. अगेन हियर आफ्टर मोर 1600 मतलब 4800 years के बाद क्या होगा, it will reduce up to n naught by 8, right? And finally after 6400 years here it will become n naught by 16. That means in short we can just say that ये जो है 1600 मतलब हाफ लाइफ है, बराबर. तो यहाँ पे ये जो 6400 ये जो है years, ये एक्चुअली 4 हाफ लाइफ्स के बराबर होगा, करेक्ट है नहीं, 4 हाफ लाइफ्स के बराबर. सो यहाँ पे होता क्या है ना कि जो हमने कल फॉर्मूला देखा था कि द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स और k हाफ लाइफ्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 k. तो इसलिए फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 क्योंकि यहाँ 4 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हो गए, तो इसलिए 1/2 इंटू n नॉट, ये फॉर्मूला बनेगा. मतलब ये वो बन गया 1/16 टाइम्स ऑफ n नॉट, मतलब ये n नॉट बाय 16 जो कि हमको इधर भी मिला हुआ है. तो इट विल बी इनिशियल वैल्यू के 1/16 टाइम्स वो बनेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो इस तरह से ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे समझ सकते हो ठीक से. चलो नेक्स्ट इज okay, let us check this. Question number 28. The transition from stable state n equal to 4 to n equal to 3 in a hydrogen-like atom results in ultraviolet radiation. The infrared radiations will be obtained in the transition. Okay, तो देखो अल्ट्रावायलेट मतलब क्या कि उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है. ओके, मतलब n equal to 4 to n equal to 3 में हमको अल्ट्रावायलेट रीजन पे मिल रहे हैं. Suppose this is the graph and suppose this is the first energy level, second, third, fourth, fifth and sixth, so on like that. Okay, तो उसमें यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि 4 से 3 तक जब वो इंटर करता है, ये सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4 से 3 पे जब जंप करता है तो उससे उनको अल्ट्रावायलेट रीजन में ये मिलते हैं, रेडिएशंस मिलते हैं. तो इंफ्रारेड कहाँ से मिलेंगे? ओके,
तो ये तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। ठीक है, ये बात याद रखो। और जब हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा, और एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी कम होगा और वेवलेंथ एक्चुअली बढ़ेगा। तो हमको यहाँ पे इंफ्रारेड रेज का वेवलेंथ चाहिए। तो इंफ्रारेड मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा वेवलेंथ हो गया कि नहीं। तो ज्यादा वेवलेंथ मिलने के लिए हमको ऊपर का ट्रांजिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 to 3 से ऊपर वाला ट्रांजिशन कौन सा है, 5 to 4 वाला ही है। तो ये 5 to 4 से हमको इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेंगे, 5 to 4 वाला ट्रांजिशन, याद रखो ठीक से। ये 4 to 2 वाला भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें भी 4 से लेके 2 तक मतलब वो एनर्जी डिफरेंस फिर से ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, वी वांट इट टू बी लेस देन दिस ईयर, and that's why you have to select this 5 to 4 as a correct option. Okay. हाँ, और इससे भी आगे जाके अगर 2 to 1 अगर देखेंगे तो उसमें तो और ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से उससे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब वेवलेंथ उल्टा कम हो जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट रेज का ही वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, काफी कम है। उससे कम वेवलेंथ तो वो तो फिर इंफ्रारेड का तो कभी नहीं मिलेगा हमको उसमें से। इंफ्रारेड का सिर्फ तभी मिलेगा जब ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब एनर्जी डिफरेंस कम करेंगे। तो एनर्जी डिफरेंस कम होने के लिए ये जरूरी है कि ऊपर जाना जरूरी है। अच्छा, ये कर सकते हो ओरली 30 वाला। व्हेन अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस emits alpha particles, its position is in a periodic table is lowered by। अब देखो अल्फा पार्टिकल का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 4 होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे 2, अगर ये अल्फा पार्टिकल अगर इमिट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर एक्चुअली 2 से कम हो जाएगा। और पूरा जो पीरियोडिक टेबल अगर तुमको पता है तो पूरा एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। और इसलिए अगर एटॉमिक नंबर अगर 2 से उसका कम हो गया तो उसके मतलब उसका जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पोजीशन है वो 2 डिजिट्स मतलब 2 प्लेसेस से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज वी हैव ऑक्सीजन विच हैज 8 and 16, and if it suppose emits the alpha particle, so it will just become another element which will have a configuration like that, like 6 and 12 here, 6 and 12। अभी 6 और 12 का मतलब क्या हुआ, वो तो कार्बन बन गया। तो अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर देखेंगे तो कितना प्लेसेस का डिफरेंस है, कितने प्लेसेस से वो शिफ्ट हो गया। तो ऑक्सीजन का प्लेस जो है वो 8th वाला प्लेस है। ठीक है, वहां से 7th और 6th मतलब 2 प्लेसेस से वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लेसेस से उसका लोड हो जाएगा, उसका प्लेस जो है, पोजीशन जो है प्रेडिक्टेबल के अंदर। तो इसलिए बी विल बी एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन हियर। यस, दिस कैन आल्सो बी डन इजीली। देखो 34th वाला जो है वो भी ओरली कर सकते हो वैसे तो। देखो, a sample of radioactive element containing 4 into 10 raised to minus 4 into 10 raised to 16 active nuclei, half life of element is only 10 days। Okay, so the number of decayed nuclei after 30 days will be। अब देखो 10 डेज के बाद वो आधा होता है, तो मतलब अगर ऑलरेडी एन नॉट यहाँ पे है तो 10 डेज के बाद क्या होगा, एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। वो समझ सकते हो ठीक से। आफ्टर मोर 10 डेज मतलब 20 डेज, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर विल बिकम एन नॉट बाई 4, एंड वन आफ्टर वन मोर हाफ लाइफ मतलब 30 डेज के बाद क्या होगा, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर बिकम्स एन नॉट बाई 8। सो देयरफॉर आफ्टर 30 days
मतलब after 3 half lives we can just say that the number of nuclei present will actually be n naught by 8. okay, n naught by 8 ये लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है देखो, the number of nuclei decayed will be. ओके, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड कितना होगा, ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट बनेगा. सो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई decayed will be original number of nuclei minus the number of nuclei which are present after 30 days. That means n naught by 8, which becomes actually 8 n naught minus n naught upon 8, मतलब वो 7 n naught upon 8 बनेगा. करेक्ट है, but n naught is already given, that is 4 into 10 raised to 16 here. So if we just put it here, then we can just get that the expected answer will be 7 by 8 into 4 into 10 raised to 16, which actually becomes 4 1s are 4 2s are. So 7 by 2 मतलब कितना बन गया, वो 3.5 बन गया. So 3.5 into 10 raised to 16, this will be the number of nuclei which are decayed. Okay, which is going to be there in option number C here. Okay, so C option will be actually the correct one. अच्छा, ये A ऑप्शन भी यहाँ पे है देखो, इन ऑर्डर टू मिसगाइड यू, क्योंकि तुमको मिसगाइड करने के लिए A ऑप्शन भी उन्होंने रखा है. क्योंकि देखो आफ्टर 30 days we can just see that the number of nuclei that is left will actually be n naught by 8, मतलब ही 1 by 8 times of n naught, where n naught is going to be 4 into 10 raised to 16. So if we just solve this here, then we can be able to get this as 0.5 into 10 raised to 16 actually, which is already there present there in this option A here, but that is wrong actually. ये actually wrong option है, क्योंकि यहाँ पे number of nuclei present after 30 days हमको मिल रहा है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, number of nuclei decayed ना. तो ये number of nuclei decayed निकालने के लिए वो क्या करना होगा, हमको n naught में से ये n naught by 8 जो है वो सबट्रैक्ट करना होगा, तब जाके हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड मिलेगा. ठीक है, yes, consider this question number 38. Yes, a sample of element is 10.38 gram. If its half-life is 3.8 days, then after 19 days, how much quantity of element remains? Okay, तो अगर यहाँ पे T जो है वो अगर 3.8 days है, तो 19 days मतलब कितने हाफ लाइव्स हो गए, देखो 3.8 का डबल क्या होता है, 7.6 बराबर ना. चलो एक काम करो, 3.8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, देखो 5 8 जा 40 और 3 5 जा 15 प्लस 4 इज 19, राइट. सो 19.0 मतलब ये 19 डेज हो गए कि नहीं. दैट मींस 19 डेज एक्चुअली कैन बी रिटन एज 5 हाफ लाइव्स. करेक्ट है, 5 हाफ लाइव्स. सो देयरफॉर आफ्टर 5 half lives, n number of nuclei present at that time will actually be 1 upon 2 raised to 5 into n naught. ये समझ सकते हो, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम किया था. तो अभी यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 upon 2 raised to 5 n naught है, तो 1 upon 2 raised to 5 मतलब 32 बनता है, और n naught कितना है ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो है 10.38 ग्राम. सो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 10.38 ग्राम. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रोपोर्शनल टू द मास ओनली. So therefore if we just solve this further here, then we can just get simply 10 divided by 30 भी कर देंगे तो भी चलेगा. So what is this 10 upon 30? It's almost 1 by 3, and 1 by 3 मतलब 0.3 हो गया. तो 0.3 gram will be actually the correct option, which is there already in the option B here.
Okay. Yes, let us do this 39th question here. You can do this orally. A nucleus X emits one alpha particle and two beta particles. Then the resulting nucleus will be, देखो, X whose configuration is N and M just gives out one alpha particle, okay, which is of 2 and 4, and two beta particles. तो यहाँ पे 2 beta particles जिसका configuration होता है यहाँ पे -1 और 0, करेक्ट है. तो जो एलिमेंट हमको मिलेगा, नया एलिमेंट, तो उसका सपोज जो भी सिंबल है वो हमको पता नहीं क्या है, ठीक है, बट इट्स मास नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर कैन बी डिनोटेड बाय A and Z. देन वी कैन जस्ट गेट दैट M, ये M जो है वो क्या होगा, A + 4 + 0 के बराबर होगा, करेक्ट है. तो M will be actually equal to A + 4, okay, plus 2 times of 0, no doubt. That means M - 4 is going to be A. ये हमको मिल गया पहला. और दूसरी तरफ N जो है वो Z + 2 + 2 into -1 के बराबर होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा N is equal to Z + 2 + 2 into -1. That means N must be equal to Z + 2 - 2. That means it must be N must be equal to Z. That means Z must be equal to N. तो नया एलिमेंट कैसे बनेगा, ये M - 4 हमको डालना है इधर, और ये जो N है वो डालना है इधर, ठीक है. तो ये नया एलिमेंट बनेगा एक्चुअली N और ऊपर में M - 4. That's it, which is already there here in the option D. Okay, M - 4 and N, which is going to be the correct option here. Yes. Okay, so let us stop this lecture here and continue the more MCQs in the next lecture tomorrow. Okay, so thank you all of you.